नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को अवनीश पीएन शर्मा का एक बार फिर नमस्कार। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं और हमारे आज के चर्चा का विषय है, उस पर संभवतः आपसे ज्यादा अथॉरिटी से बात करने के लिए ऐसा कोई नहीं है जिनको आप सुनना न चाहते हो। आप हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शर्मा सर। जी, दर्शकों को भी नमस्कार। हमारा आज का विषय थंबनेल से सबको पता ही चल चुका है और हमारा आज का विषय है आजम खान। भारत माता डायन है। भारत माता डायन है से शुरू होने वाले और 2019 तक के लोकसभा चुनाव में जिन्होंने एक जिलाधिकारी, स्थानीय जिलाधिकारी और उसी के साथ आप सबको पता होना चाहिए कि एक जिलाधिकारी चुनाव के समय में जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं। उस एक अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को उन्होंने कहा था कि इस आदमी से, कलेक्टर से जूता साफ करवाऊंगा। और बीती 27 तारीख को रामपुर की एक अदालत ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है आजम खान को। इसी एक हेट स्पीच पे, जहां उन्होंने कहा था एक जिला निर्वाचन अधिकारी को, कलेक्टर को, कि जूते साफ करवाऊंगा। ये 3 साल का रिश्ता आप जोड़िए, यानी जिनसे जूता साफ करवाने की चाहत रखता हो एक सो कॉल्ड जनप्रतिनिधि, अब वह जेल में चक्की पीसेगा। सर, जिला निर्वाचन अधिकारी से जूता साफ करवाने से जेल की चक्की पीसने तक की इस यात्रा पर क्या कहेंगे? नहीं, आजम खान को अपने कर्मों का, अपने पापों का परिणाम अब भोगना पड़ रहा है। और अभी तो शुरुआत हुई है। लोग इसको, आजम खान तो इसी में परेशान हो गए, लेकिन अभी ये शुरुआत हुई है। आजम खान के पहले जिलाधिकारी तो उनसे तो जूते साफ कराने की बात कही थी। ये आदमी अवनीश जी हैबिचुअल ऑफेंडर है और बहुत खतरनाक किस्म का ऑफेंडर है। लोग भूल जाते हैं। ये तो एक नौकरशाह इसने किया था, नौकरशाह कोर्ट चला गया, नतीजा सामने है। मनीष जी एक और नौकरशाह थे, मेरे ख्याल से संभवतः उस समय वो रामपुर के डीएम हुआ करते थे, आंजनेय सिंह नाम था शायद उनका। जी जी, उनके लिए, उन्हीं की रिट है, उन्हीं का मुकदमा है ये। उनके लिए इसने बाकायदे रैली में कहा था कि कैसा इस आदमी की माँ की कोख पे लात मारनी चाहिए, कि कैसा कमीना पैदा किया है। ये इसी आजम खान ने कहा था, सार्वजनिक रूप से कहा था। एक तरह से हिंसा, लोगों को हिंसा के लिए भड़काया था। ये अंजलि कुमार सिंह की जान को खतरा कर दिया था। और कितनी, मतलब क्या कहूँ, उसमें आपत्तिजनक कि किसी की माँ के, भाई आप एक डीएम से नाराज हो सकते हैं, उस पर गुस्सा कर सकते हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उनकी माँ का क्या दोष था? उनकी माँ का क्या दोष था? उससे ज्यादा बेहुदा और बर्बर इसकी मानसिकता जो है, इसकी बर्बर मानसिकता को दर्शाने वाला इसका बहुत बेहुदा बयान था अमर सिंह के लिए। बनी अवनीश जी, जी जी। अमर सिंह के लिए इसने कहा था कि इनकी दोनों पुत्री और पत्नी को तेजाब से सड़क पे नहलाऊंगा। आप आपको बता रहा हूं, बाकायदे इसने न्यूज चैनल पे कहा था, न्यूज चैनल पे। तो ये अपने आप को औरंगजेब और बाबर का वंशज समझ रहा था, और ये समझ रहा था कि उनके बाद 400-500 साल के बाद मैं बाबर और औरंगजेब हो गया हूँ इस देश का, खासकर उत्तर प्रदेश का, कि मैं जिस नौकरशाह से चाहूंगा, आईएएस से, उससे जूते साफ करवाऊंगा। जिसको चाहूंगा उसकी माँ की कोख पे लात मारूंगा। जिसके चाहूंगा उसकी पत्नी को, उसकी बेटी को, नाबालिग बच्चियां थी वो, कि जिसको चाहूंगा उसकी पत्नी, उसकी बच्चियों को तेजाब से नहलाऊंगा और मैं नंगा नाचूंगा। मैं अपनी सत्ता की शक्ति का प्रदर्शन नंगे नाचते हुए करूंगा और मुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और उन डीएम साहब को जिन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट गए और इसको इसकी औकात बताई, इसको धरती पे लाए। अन्यथा मैंने कहा ना, ये तो बाबर और औरंगजेब से ज्यादा बर्बर हो रहा था। उनका भी अगर इतिहास पढ़िए अवनीश जी,
तो ये कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने कहीं अपने किसी शत्रु की, अपने किसी विरोधी की या किसी आलोचक की पत्नी या बच्ची को दिल्ली की सड़क पर तेजाब से नहलाया हो। ये वो सपने देख रहा था, वो धमकी दे रहा था, सीधे सीधे सपने भी नहीं देख रहा था, धमकी दे रहा था। तो अभी तो इसके पापों का परिणाम इसको भोगना शुरू किया है आजम खान ने। और मैंने कहा ना, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये सबसे पहले चर्चा में आया था अवनीश जी, 90 का दशक था मेरे ख्याल से, राम मंदिर आंदोलन तब शुरू हुआ था 89 90 जी, में। तब भारत माता को डायन कहने के लिए ये आदमी डायन कहा था, बिल्कुल। चर्चा में आया था। हालांकि बाद में मुकरा ये कि मैंने नहीं कहा, लेकिन उस समय ये कुछ नहीं बोला था, क्योंकि उस समय इसको लग रहा था कि मैं जो हूँ इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण का, कट्टर मुस्लिम मुस्लिम सांप्रदायिकता का मैं सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हूँ, सबसे बड़ा चेहरा हूँ। तो लोग अगर मेरी आलोचना कर रहे हैं तो इससे मुझे लाभ होगा। लेकिन बाद में जब भाजपा को वार हुआ और इसकी वो बयान चर्चा होने लगा तो ये मुकरने लगा। लेकिन दर्जनों का सैकड़ों सबूत थे कि इस आदमी ने भारत माता को डायन कहा था। तो जो आदमी भारत माता को डायन कहे, किसी की माँ की कोख पे लात मारने की बात करे, किसी की पत्नी बच्चे को तेजाब से नहलाने की बात करे, और जया प्रदा पे इसने कितनी अश्लील टिप्पणी की थी, याद करिए। बिल्कुल। और तभी ये बात सर, तभी ये बात साबित हो जाती है, आपकी बात स्थापित हो जाती है कि ये नेचुरल ऑफेंडर है। और हाँ, हम उस शब्द को इस्तेमाल नहीं कर सकते जो इसने लोकसभा प्रत्याशी जो इसके सामने भाजपा से लड़ रही थी, जयाप्रदा जी, उनके बारे में 2019 में ही क्या कहा था। जया प्रदा के लिए कहा, मायावती के लिए कहा, उमा भारती के लिए कहा। और अवनीश जी, जो सबसे खास बात है, उस पर कोई बात नहीं करता लिबरल मीडिया, सेकुलर मीडिया। इसके कर्म ऐसे, इस तरह के कर्म कर देता तो जिक्र तो उनको करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक एंगल और है अवनीश जी, कि इसके जब से इसका इतिहास उठा, ये 90 से ज्यादा चर्चा में आया। मैंने कहा जब से इसने भारत माता को गाली दी तब से चर्चा में आया था। उससे पहले इसको कोई नहीं जानता था, एक सामान्य विधायक हुआ करता था। और बाद में मुलायम सिंह ने इसको अपना चेहरा बना लिया मुस्लिम लीडरशिप के रूप में। कि आप जरा इसका इतिहास उठाइए, इसके इन्हीं तरह के कारनामों के, इन्हीं तरह के पापों के। मनीष जी, ये अभद्र भाषा, अश्लील टिप्पणियां, इस तरह की जानलेवा धमकियां, ये इसने जितनों को भी दी, वो सारी महिलाएं हिंदू थी। वो सारी महिलाएं हिंदू थी। बड़ी बात, किसी भी मुस्लिम महिला के खिलाफ इसकी एक भी ऐसी टिप्पणी आपको नहीं देखने, सुनने, पढ़ने को मिलेगी। क्या कारण है? बहुत बड़ी बात। ये सोच ये सोचिए जरा, इसका इसका इसकी मानसिकता क्या है। और ये भी बता दूं, बिल्कुल। जो और दर्शक देख यहां रहे हैं। यहां सर, मैं आपकी आपकी बात आगे बढ़ाने से पहले दर्शकों के लिए थोड़ा और साफ कर दूं, जिस महत्वपूर्ण बिंदु पे आपने ध्यान दिलाया है कि रामपुर नवाब की फैमिली जो हमेशा इसकी राजनीतिक विरोधी रही है, उनके खिलाफ भी कभी इस व्यक्ति ने इस तरह की घृणित टिप्पणियां नहीं की। हम्म, जी, मैं वही कहने जा रहा था अवनीश जी, कि इसकी सबसे कट्टर, सबसे शक्तिशाली अगर शत्रु, राजनीतिक शत्रु कोई है, तो वो बेगम नूर बानो, वही रामपुर बिल्कुल, घराना, वही रामपुर बिल्कुल। घराना। उनके लिए दुनिया भर की बातें करता था, राजनीतिक तानाकसी करता था, छीटाकसी करता था। लेकिन ये कभी अभद्र नहीं हुआ, कभी अश्लील नहीं हुआ, कभी इसने इस तरह की बातें नहीं की जिस तरह की बातें इसने अमर सिंह की पत्नी के लिए और डीएम साहब की माँ के लिए, मायावती के लिए, उमा भारती के लिए, जया प्रदा, लाइन लगी हुई है। तो सोचिए जी इसके सर, अंदर ये कितना सांप्रदायिकता का जहर, कितना लवालब भरा हुआ है इस आदमी के अंदर। और अभी तो इसको दंड मिलना शुरू हुआ, अभी इसको दंड और भोगना पड़ेगा। जी सर। और जब आप ये कहते हैं कि अभी तो दंड मिलना शुरू हुआ है, अभी इसको दंड, इस व्यक्ति को, इस घृणित मानसिकता के व्यक्ति को, जिसका कि नाम आजम खान है, जिसने कि अपनी सबसे पहले पहचान भारत माता को ही डायन बता के शुरू की है वो, यानी कि महिला शक्ति के प्रति, और खास तौर से हिंदू और भारतीय सनातन व्यवस्था के प्रति इसकी कितनी घृणित मानसिकता है, जिसके सजा पाने की अभी आपने कहा कि शुरुआत है। तो मैं अपने सदस्यों को, अपने लोगों को बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि इस मामले में जब 27 अक्टूबर को रामपुर की अदालत ने यह फैसला दिया कि 3 साल की कैद, 3 साल की सजा दी, जेल दी इस हेट स्पीच पे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली थी कि इनकी सदस्यता जानी थी। यानी कि अब ये व्यक्ति विधायक नहीं है, अब यह व्यक्ति संवैधानिक रूप से माननीय नहीं है। ये एक कदम हुआ। अब क्या होता था इससे पहले कि 3 साल की सजा के बाद
कोर्ट ने 3 साल की सजा दी है सर। और अगर आप याद करिए तो 2002 का जो जनप्रतिनिधि अधिनियम था, उसमें यह पहले था कि साहब को किसी व्यक्ति को अगर सजा मिल जाती है, किसी नेता को हेट स्पीच में सजा मिल जाती है, तो उसके चुनाव लड़ने पर अगली 6 साल की पाबंदी उसकी सजा के दिन से ही शुरू हो जाती है। लेकिन 2002 में ऐसा महसूस किया गया और एक अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट के बाद यह हुआ कि नहीं साहब, जिस दिन सजा ये पूरी कर लेगा ऐसा व्यक्ति, उस दिन से वो 6 साल की अयोग्यता उसकी नापी जाएगी। अब इस मामले में अगर ये देखा जाए सर कि 3 साल की जेल काटेगा ये आदमी, यानी आजम खान, और उसके बाद 6 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ सकेगा, यानी 9 साल कुल मिला के होते हैं 9 साल। यानी कि अब कम से कम यह व्यक्ति अगला कोई चुनाव अपने जीवन में नहीं लड़ सकता जिसका कि ये पात्र रहा है। क्यों सर, गलत तो नहीं हूं मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं आप। अब एक तरह से इसकी विदाई हो गई राजनीति से। लेकिन एक नाम मैं और भूल गया था अवनीश जी, एक नाम मैं और जी भूल गया था, क्योंकि वो प्रकरण बहुत चर्चित हुआ था। और जब इसने वो हरकत की थी, उस समय अखिलेश यादव इसके बगल में बैठे हुए थे और हंस रहे थे। वो था सर। संसद में अध्यक्ष की कुर्सी पे उस समय रमा देवी बैठी थी, बिहार की सांसद। और उसने जी कितनी अश्लील टिप्पणी, कितनी अश्लील भाव भंगिमा के साथ की थी, उसमें जी जमकर हंगामा हुआ था। स्मृति ईरानी ने इसको बहुत बुरी तरीके से रोया था। लेकिन अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोले थे, और उस समय तो कैमरा चूंकि उन्हीं के ऊपर चला गया था अनायास, तो वो इसकी टिप्पणी पे हंस रहे थे। तो ये पूरा कुनबा ही ऐसा है, राजनीतिक कुनबा है जो। और मैं वो फिर वो पूरा मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम इस आदमी को, लगता था कि ये तो अपने आप को बाबर औरंगजेब समझता ही था, लेकिन इसका बिल्कुल भूत उतारा इसके सिर से भूत उतारा, और अभी और उतरना चाहिए। बिल्कुल। और अभी और कैसे उतरना चाहिए सर? अभी तो ये सिर्फ 3 साल की सजा है इस व्यक्ति के सामने, जो एक नेचुरल ऑफेंडर है, और खास तौर से भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति और भारत की बहुसंख्यक जनता और भारत की बेसिक आत्मा के और स्त्री के खिलाफ, भारतीय महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से ये नेचुरल ऑफेंडर है, अभी तो इस व्यक्ति को उम्र कैद भी झेलना है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बेटे की, अपने बेटा जो इसका विधायक अब नहीं रहा, इसी तरह डिस्क्वालीफाई हुआ आजम खान का बेटा, उसकी जन्मतिथि फर्जी जब बनवाई इन्होंने 2015 में लखनऊ नगर निगम से, जिसमें 93 से, क्योंकि बेटा 2000 उसमें 17 में लड़ नहीं पा रहा था चुनाव सर, तो इस आदमी ने क्या किया कि 2093 की उसकी जन्मतिथि को 2090 करवा दिया लखनऊ नगर निगम से। और मजे की बात यह है कि उसमें जो शपथ पत्र दाखिल किया, वो किया आजम खान ने और इनकी पत्नी ने तंजीमा खान ने। सर यह मुकदमा अंतिम स्टेज में है, केवल 3 गवाहियां बाकी रह गई हैं, और किसी भी दिन इस केस का भी फैसला आ सकता है। और दर्शकों आपको बता दूं, यह केस चल रहा है सर आईपीसी की धारा 420, 476, 468, 471 और उसी के साथ 120 बी, कैपिटल बी, आपराधिक षड्यंत्र, जिसमें कुल मिला के जो सजा बनती है वो न्यूनतम बनती है 10 साल की और मैक्सिमम बनती है आजीवन कारावास। तो आप जो कह रहे हैं ना सर कि ये 3 साल 9 साल का चुनाव न लड़ना, ये तो बहुत छोटी सजा है सर। इस आदमी का प्रारब्ध इस व्यक्ति के सामने आज खड़ा है, और जो इसे आजीवन कारावास ले जा रहा है सपत्नीक। सर इस पर कुछ कहिए। इसका लड़का भी चला जाएगा अवनीश जी, इसका लड़का भी तो जाएगा, उस केस में इसका लड़का भी जाएगा। मैंने कहा जी था बिल्कुल। अवनीश जी कि ये आदमी अपने पापों का फल भोग रहा है। और मैं एक और ऐसा पाप बताने जा रहा हूँ इसका, जिसकी कभी कोई चर्चा नहीं होती, और खासकर मतलब कभी हुई नहीं, ना चुनावों के समय ना वैसे भी। जी सर। अवनीश जी ये सन 80 में विधायक बना था रामपुर में, सन 80 में। और अगर आपको ध्यान हो तो उन दिनों एक हॉकी टीम बड़ी मशहूर हुआ करती थी, क्योंकि मैं हॉकी खेलता था, मेरा शौक था।
रजा टेक्सटाइल रामपुर। रजा टेक्सटाइल रामपुर की बिल्कुल। यहाँ की टीम थी, वो एक अच्छी टीम थी और वो पूरे देश में टूर्नामेंट खेलने जाती थी। अब आप समझ लीजिए कि जिस टेक्सटाइल कंपनी की हॉकी टीम जिसमें बढ़िया खिलाड़ियों को भर्ती करते थे और पूरे देश में खेलने जाती थी, तो रजा टेक्सटाइल की क्या स्थिति रही होगी। ये 80 में विधायक बना और वही वो रजा टेक्सटाइल जो थी रामपुर के नवाब की थी, इसने हड़ताल करा दी वहां पे, और हड़ताल कराने के बाद वो रजा टेक्सटाइल बंद हो गई। वो रजा टेक्सटाइल बंद हो गई। कम से कम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अगर आप मान के चलिए तो कम से कम 15,000 लोगों का चूल्हा बंद हो गया। वो पाप ये कहाँ भोगेगा। और ये केवल क्योंकि इसने इसकी पर्सनल खुन्नस थी राजा रामपुर के नवाब से, तो उस रजा टेक्सटाइल के अलावा 11 और फैक्ट्रियां रामपुर के नवाब की थी, और उसके अलावा कई उनकी जो एजेंसियां थी वह उस 80 से 90 का इसका जो दौर था वो सिर्फ हड़ताल करके रामपुर के नवाब को तबाह करने का था इनकी हो। और आपको ताजुब होगा कि इतिहास वहां का पता करिएगा रामपुर का, कि 80 से 90 के अंदर सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। और उसका जो अर्थशास्त्रियों ने जो व्यापार जगत के लोग हैं वो बताते हैं कि वो 80 से 90 के बीच ये कर देने से कम पूरे रामपुर के जिले का 5 लाख लोगों के मुंह की रोटी छिन गई। तो अवनीश जी उनका तो कोई जिक्र ही नहीं करता, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं करता, लेकिन उन जिन 5 लाख लोगों के मुंह से दिवाला इस आदमी ने छीना था, वो किस हालत में रहे होंगे, किस हालत में मरे होंगे, किस हालत में जिए होंगे, ये वो कैसी इसको दुआएं देते होंगे, ये उन पापों का फल है जो ये भोग रहा है। और सबसे खास बात है ना कि फैक्ट्री बंद कराई थी, उसके बाद 90 के बाद कोई फैक्ट्री लगी ही नहीं रामपुर में। ये सबसे खास बात है। तो इसने तो उस शहर को, मतलब वो एक इसने मुस्लिम सांप्रदायिकता का, कट्टरता का जो इसने एक जहर वहां पे फैलाया, तो ये वहां जीतता चला रहा। मतलब रामपुर में भी कैसे लोग हैं आप समझ सकते हैं। एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, 55% मुस्लिम वोटर है, तो उनकी भी प्राथमिकताएं क्या है, वो भी कटघरे में खड़े होते हैं कि जिस आदमी ने 10 साल में सब कुछ बंद करा दिया, भूखों मरने की नौबत आ गई, उस वो शहर इस आदमी को जिताता है। तो ये सोच लीजिए कि किस मानसिकता आदमी और कैसे लोगों के साथ ये रहता रहा है। तो ये पाप इसको अभी भोगने हैं। बिल्कुल सर। और आपने कहा ना एक बात कि रामपुर नवाब के घराने से इसकी जो निजी, इस व्यक्ति की जो निजी रंजिश, हमारे दर्शक आप समझ रहे हैं सर कि बहुत सारे ऐसे दर्शक होते हैं जिनको नहीं पता है इन चीजों को। सर ये निजी रंजिश वाला मामला क्या है, जितनी पर्देदारी के साथ आप बता सके। नहीं, ये पहले उनके यहाँ नौकर था, उनकी कोर्ट वहां पे नौकर था। और वो छोड़िए, उस बात को छोड़िए, इसका सार्वजनिक चर्चा ठीक नहीं, क्योंकि उसके फिर कोई तथ्य भी नहीं हुआ। तो बस कुछ ऐसा कुकर में इसका पकड़ में आया था कि इसको बहुत बहुत बेआबरू करके वहां से खदेड़ा गया था। तब से जी। इसका बाप भी वही था। तो तब से रंजिश मानता था। और इसका तो एक किस्सा और ज्यादा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अक्सर अपने उनमें जिक्र करते हैं, और अभी से सर नहीं मैं कई वहां सालों आना से। चाहता हूँ। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं थी। मैंने जब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुना तो फिर मैंने थोड़ा तलाशा, तो मुझे लगा कि हाँ उनकी बात में दम है। और वो कि 1965 की लड़ाई में वहां पे जो रामपुर में छावनी थी सेना की, वहां से जो सेना बॉर्डर के लिए ट्रक से जाती थी, तो ये आदमी वहां पे सड़क खोद के रास्ता रोक रहा था सेना का पाकिस्तान के पक्ष में। वो वहां पे पकड़ा गया, लेकिन उम्र इसकी कम थी तो इसको छोड़ा, दूसरे अलीगढ़ भाग गया ये। तो पुष्पेंद्र जी इसका बड़ा डिटेल में बताते हैं, क्योंकि उनके पास है मसाला। तो सोच लीजिए कि ये आदमी जब से इसने अपना होश संभाला था तब से भारत विरोधी था, पाकिस्तान परस्त था। तो ऐसे आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप, ऐसे आदमी से क्या उम्मीद कर बिल्कुल सकते हैं। सर। हमने आजम खान पे इतनी सारी बातें कर ली, आजम खान के चरित्र पे बात कर ली, उनके आज वर्तमान पे बात कर ली, और उस आदमी के भविष्य पर भी जो सामने दिख रहा है, जहां वो सपत्नीक बेटे के साथ उम्र कैद की तरफ बढ़ रहा है। जो आदमी अपने नाबालिग यानी 25 साल से कम बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराता हो, ऐसा सब हो। लेकिन सर समाजवादी पार्टी ने
इस व्यक्ति को आगे बढ़ाया। आज मुलायम सिंह जी नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यही भारतीय समाज है और यही भारतीय समाज का मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने भगवान राम को भी आलोचना और समालोचना से बाहर नहीं रखा। तो हम इस छोटे से क्षमा याचना के साथ नहीं बच सकते कि जो आदमी यहां नहीं है, जो आदमी जीवन में नहीं है, उसके बारे में बात नहीं की जानी चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक पैदाइश आजम खान है, यह सच्चाई है। हाँ सच्चाई। सर इसको कैसे, इस एंगल को कैसे आप देखेंगे कि अगर मुलायम सिंह ने, मैं स्वर्गीय नहीं कह सकता हूं मुलायम सिंह को, क्योंकि मेरी कामना नहीं होती है भारतीय होने की, एक हिंदू होने की वजह से, कि मैं मुलायम सिंह को स्वर्गीय कह पाऊं। मैं इस बात का छद्म और पाखंडी शुद्धतावाद भी नहीं जीना चाहूंगा सर, कि जहां पर कि अरे नहीं मर गया व्यक्ति तो उसका सब अच्छा था, सब अच्छा था। बिल्कुल नहीं था। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी इस देश ने नहीं छोड़ा है। आज अगर मुलायम सिंह यादव ने इस व्यक्ति को प्रश्रय न दिया होता, राजनीतिक रूप से बढ़ाया न होता, तो क्या आजम खान ये सब कर रहा होता? या करके, ये तो उसका प्रारब्ध है ना कि आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जिसमें इसके सारे कच्चे चिटड़ी खुल रहे हैं। सर ये बताइए ना, ये मुलायम सिंह यादव और आजम खान का रिश्ता क्या था? नहीं, मेरा सर थोड़ा अलग मानना है। ये मुलायम सिंह का करीबी कतई नहीं था, ना ये मुलायम सिंह का बड़ा विश्वसनीय था। ठीक है। यह है कि इतना इतना उजड़, इतना आक्रामक, इतना जहरीला चेहरा मुस्लिम नेतृत्व का मुलायम सिंह को दूसरा मिल नहीं रहा था। मुलायम सिंह को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, प्रो मुस्लिम राजनीति करनी थी। और अगर आपको ध्यान हो, मैं कुछ चीज़ों को मैं ज़्यादा उस दौर में मैंने देखा है, 90 से 2000 के बीच में, कि मुलायम सिंह इससे ज़्यादा सम्मान जिस व्यक्ति का करते थे, जिससे ज़्यादा विश्वास जिस व्यक्ति पे करते थे, वो नाम था अहमद हसन। अहमद हसन को मुलायम सिंह ज्यादा करते थे, लेकिन अहमद हसन इतने बदतमीज नहीं हो सकते थे, इतने बेहुदा नहीं हो सकते थे, और इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणियां वो नहीं कर सकते थे। और दुर्भाग्य से इस आजम खान की भाषा बोलने वाला व्यक्ति ही मुस्लिम मॉब का लीडर हो जाता है। ये इस देश में या खासकर इस उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। तो मुलायम सिंह को एक हैंड चाहिए था, एक चेहरा चाहिए था। वो उस काम को ये खुलकर कर रहा था और मुलायम सिंह उसकी कीमत इसको दे रहे थे। और मैं अभी एक तथ्य बता से आपको स्पष्ट किए देता हूँ कि मुलायम सिंह इसकी क्या हैसियत थी, कि ये आखिर में इसको बस सपा छोड़ के जाना पड़ा था। आपको ध्यान होगा एक दौर ऐसा आया था मुलायम सिंह के रहते हुए कि इसने समाजवादी पार्टी छोड़ी, और उसका पूरा श्रेय अमर सिंह को ही था। तो अमर सिंह ने इसको इसकी औकात बता दी थी, वो बात घटनाक्रम अलग है। तो मुलायम सिंह का करीबी ये कभी नहीं था, लेकिन हाँ मुलायम सिंह मैसेज ये देते थे कि ये मेरा बहुत करीबी, बहुत विश्वसनीय है। मुलायम सिंह ने कभी इसको कोई जिम्मेदारी वाला पद नहीं दिया, अवनीश जी। कभी पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, और तो और इसको लूटपाट वाले विभाग दे देता था कि जाओ खाओ कमाओ। हाँ, कमाने वाले पद देते रहे, जाओ खाओ कमाओ, और इसी तरह से अफसरों को गाली बकते रहो। लेकिन ऐसा कोई पद कभी नहीं दिया पूरे इसके 25-30 साल जब तक कोई रहा, बल्कि समझिए ज्यादा ही समय रहा। तो ये इस बात को जानता था, यही इसको कसक थी। और 2012 में तो ये सपना देख रहा था कि शायद मुझे मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो वो एक कुछ तुम समझे कुछ हम समझे वाला सौदा था, और एक रोल दोनों निभा रहे थे। और उन्होंने बता दिया था कि मुलायम सिंह को उस तरह का कोई नेता मिला नहीं। अहमद हसन थे, तो अहमद हसन क्योंकि आईपीएस थे, तो उनके एक शालीनता उनके अंदर थी, तो वो उस सीमा को पार नहीं करते थे। ये बदतमीज था, तो मुलायम सिंह को सूट कर गया कि ठीक है इसका इस्तेमाल करो। बिल्कुल। और जब आपने कहा ना कि डॉक्टर अहमद हसन साहब मुलायम सिंह जी के पसंदीदा लीडर थे, हमारे पूर्वांचल से आते थे, मैं जिस इलाके को बिलोंग करता हूं, और मैं सन 2000 के आसपास कुछ ऐसा संयोग था
कि लगातार उनके संपर्क में रहा, और उस समय वो स्वास्थ्य मंत्री थे। बाद में सदन का नेता भी बनाया मुलायम सिंह ने उनको, और तमाम तरह की बातें की, तो निश्चित वो नजदीकी समझ में आती थी। लेकिन वो व्यक्ति इतने शांत सौम्य थे, क्योंकि मैंने उनको देखा है। और करीब 2-2.5 साल एक ऐसा दौर रहा कि कुछ खास कारणों या जैसा भी कह लीजिए तो मैं लगातार अहमद हसन साहब के संपर्क में था। तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप मुलायम सिंह को इतना क्लीन क्लीन चिट दे रहे हैं, मैं देना नहीं चाहूंगा सर। इस्तेमाल तो किया ना। नहीं 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 नहीं, मैंने यही यही तो मैं कह रहा हूँ, वो क्लीन चिट मैं नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ मुलायम सिंह ने सर इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया, जबरदस्त इस्तेमाल किया। मुलायम सिंह ने इसको कभी रोका नहीं, टोका नहीं, क्योंकि मुलायम सिंह यही चाहते थे। तो मुलायम सिंह इसका यही चरित्र और चेहरा उनको पसंद था। ये काम जो ये कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तो मुलायम सिंह को इससे कोई परहेज थोड़ी था, मुलायम सिंह को इससे कोई परहेज नहीं था। लेकिन ये कभी अपनी बिल्कुल इन सही। हरकतों की वजह से, लेकिन मुलायम सिंह इस पर विश्वास नहीं करते थे। ये मैं कह रहा हूँ, मुलायम सिंह इस पे हम्म। विश्वास नहीं करते थे। वो एक राजनीतिक सहयोगी, रणनीतिक सहयोगी आप कह सकते हैं। लेकिन मैंने कहा, कुछ लोग हैं जिन पे मुलायम सिंह आंख बंद करके विश्वास करते थे, उनमें आजम खान नहीं था, उनमें आजम खान नहीं था। बिल्कुल सर। और आपको तो तमाम ऐसी कथाएं, अंतर कथाएं, इधर की उधर की ऐसी तमाम कथाएं आपको पता हैं। उस पर बहुत ज्यादा कई बार ये लिमिटेशन भी हो जाती है कि पब्लिक फोरम पे कितनी बात की जाए और कितनी ना की जाए। ये अच्छा सर, मुलायम सिंह जी नहीं रहे, ठीक है। आजम खान आज भी, यानी अपनी विधायकी जाने तक वो समाजवादी पार्टी का विधायक था। वो व्यक्ति, उसका बेटा भी समाजवादी पार्टी का विधायक था। ये वही अखिलेश यादव हैं, यानी आज के समाजवादी पार्टी के मुखिया, कर्ता धर्ता, अध्यक्ष, जिन्होंने आजम खान को लोकसभा छुड़वाकर विधानसभा लड़ाया। वह सब किया। आजम खान के इस पूरे कर्म कुकर्म और उसके रिजल्ट पर अखिलेश यादव के आज को क्या देखते हैं आप? आज अखिलेश यादव क्या है, कहां है आजम खान को लेके? अखिलेश यादव कहाँ है, ये और 6 महीने बाद ये इस सवाल का जवाब बहुत बढ़िया होगा। अखिलेश यादव का खेल खत्म। अवनी जी, मैं 6 महीने पहले कह रहा हूँ, 6 महीने बाद लोग मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। और 6 महीने तो क्या, अभी ये जरा नगर निकाय के चुनाव हो जाने दीजिए। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के, जब तक मुलायम सिंह जीवित थे तो देखिए कुछ भी रहा हो, लेकिन मुलायम सिंह जब निर्णायक क्षण आता था तो ये तो संदेश दे ही देते थे कि मैं अखिलेश के साथ हूँ, और बाकी कथाएं साथ। दूर की बात है। और उसका लाभ अखिलेश यादव को मिला। और अखिलेश यादव को मैं राजनीति का दूसरा राहुल गांधी मानता हूँ। जैसे राहुल गांधी को इतनी शानदार विरासत मिली थी 2004 में, उसको उस आदमी ने नाश कर दिया। आज 22 आ गया, उसको लगे 18 साल। तो इन्होंने तो ये 8 ही साल में, क्योंकि छोटी विरासत है, 8 साल में ही अखिलेश यादव का एक भी काम मुझको अभी तक ऐसा नहीं लगा जिसको मैं सराह सकूं, जिसको कहो कि हाँ यार ये पॉलिटिकल स्टेप है, और ये बढ़िया मास्टर स्ट्रोक है, या ये अच्छा निर्णय है राजनीतिक रूप से, कि ये इससे इसको फायदा हो सकता है। कोई नहीं, सही अपने लखनऊ की चलताऊ भाषा में अगर कहा जाए तो अभी तक की राजनीति के जो अखिलेश यादव की अगर व्याख्या करना, तो एक ही शब्द है कि लौंडपना। लौंडपने से कौन ऊपर वो उभर नहीं पाए, कोई परिपक्वता नहीं है, खासकर राजनीतिक परिपक्वता बड़ी दूसरी चीज होती है। और उसका कारण है अवनीश जी, आप भी देखते होंगे। देखिए मुलायम सिंह के कुछ मामलों का मैं बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। मुलायम सिंह का एक चरित्र जो हम लोगों ने डिस्कस किया, और सब जानते हैं, राजनीति का अपराधीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार सब था। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपने इर्द गिर्द जो सलाहकार मंडली बनाई थी, वो बड़े योग्य लोग थे, वो बड़े योग्य लोग थे। बिल्कुल सर। सर देवरिया से बिल्कुल। देवरिया से मोहन सिंह, लखनऊ से भगवती सिंह, बिहार से कपिल देव सिंह, ये उदय प्रताप यादव, आप साहित्य वजह नीरज, ये सोम ठाकुर, इस तरह के लोग थे जो और मुलायम सिंह, उनको भी मुलायम सिंह मतलब आउट ऑफ वे एक तरह से स्पेस बिल्कुल। देते थे, उनको रोकते टोकते नहीं थे, उनकी सुनते थे। और वही लोग अदम कायदे से गोंडवी, सलाह,
सर आदम आदम गोंडवी का अंतिम समय में जो कुछ किया मुलायम सिंह जी ने, वो उदाहरण है जो आप जिस परंपरा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो रघु ठाकुर बाद में चले गए रघु ठाकुर, और एक वो मैं तिवारी जी थे, मैं उनका नाम इस समय पूरा भूल रहा हूँ। एक बड़ी लंबी कतार है, बड़ी लंबी कतार है, जो बिल्कुल। राजनीतिक रूप से बड़े योग्य लोग होते थे और बड़े अनुभवी लोग थे। जनेश्वर मिश्रा, छोटे लोहिया। हाँ देखिए, हाँ अरे देखिए, हमें झूला जनेश्वर मिश्रा जब तक जीवित रहे उनको छो, राज्यसभा में उन्होंने रखा। तो बिल्कुल, वो छोटे तो लोहिया। मुलायम सिंह ने अपना एक दरबार अलग बना रखा था जो बहुत योग्य लोगों का था। मैं अखिलेश यादव के अगल बगल जो देखता हूँ तो मुझको उनमें से जितने नाम मैंने गिराए उनमें से कोई उनके पैर का नाखून नहीं नजर आता, और सिवाय वही लोफड़ लफाड़ी इस टाइप के लोग जो ऊट पटांग बातें, उल्टे सीधे बयान, सनसनी फैलाने वाले, वही वो कर रहे हैं। तो वो इस तरह से, अवनीश जी आपको भी काफी समय का राजनीति देखते हुए, ये छात्र राजनीति तो हो सकती है कॉलेज में इस तरह से, क्योंकि वो उसका पीरियड होता है साल 2 साल, लेकिन बिल्कुल सर। राजनीति में इस तरह के लफाड़ियों लोफड़ों के साथ आप लंबी यात्रा तो कर ही नहीं सकते। और बिल्कुल मुझको ये सर। लगता है कि 6 महीने के जो समय बता रहा हूँ, तो 6 महीने से साल भर के अंदर समाजवादी पार्टी का नेता शिवपाल सिंह यादव होंगे। शिवपाल सर यादव में वो क्षमता है। बिल्कुल सर। संगठन मुलायम सिंह जी के समय में भी संगठन शिवपाल यादव के पास था। आज भी अगर हाँ। बूथ लेवल कार्यकर्ता कोई बचा है समाजवादी पार्टी का, तो वो सीधे संपर्क में है शिवपाल यादव का, इससे कोई दो राय नहीं है। और सर आपने जिस संकेतों की बात की ना, तो मैं एक बिना नाम लिए, जानते आप भी हैं जब मैं वो बात कहूंगा, यहीं लखनऊ के मेरे पारिवारिक हैं, बड़े संपादक हैं। जब पहली बार 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने मुझसे ऐसे निजी बातचीत में एक बात कही थी कि अवनीश, तुम्हें पता है, एक पिता को बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि उसके पुत्र की क्या बिसात है, क्या औकात है, और क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्वालिटीज हैं। मुलायम सिंह ये जानते हैं कि यही अंतिम और पहला अवसर है जब अखिलेश यादव कुछ बन सकता है। इसके बाद अखिलेश यादव कुछ नहीं बन सकते, यह बात मुलायम सिंह से ज्यादा किसी को नहीं पता थी। इसीलिए वो खुद 2012 में मुख्यमंत्री नहीं बने और उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। और उनका यह कहना था, यादव परिवार के बड़े करीबी संपादक थे वो, हैं भी, उन्होंने ये कहा था कि अखिलेश यादव की प्रोफाइल यही पहली और आखिरी होगी कि वह उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। और वो बात आपने 6 महीने उनकी 2012 में कही बात को आपने अंतिम टाइम टेबल दे दिया। अब यहां पर अखिलेश यादव, आजम खान से शुरू हुई हमारी बातचीत, अब अंतिम दौर पर अखिलेश यादव तक अगर चली है सर, तो जरा आपने कहा ना कि वो लखनऊ की देशी भाषा में कहे तो लौंडपन की राजनीति, वाकई लौंडपन की राजनीति है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने उनको ये नोटिस दी है, तो ये हाँकने वाली स्टाइल थी उनकी, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि हर विधानसभा क्षेत्र से 20,000 यादव और 20,000 मुस्लिम वोट चुनाव आयोग ने कम कर दिए, यानी 40,000। सर एक छोटा सा कैलकुलेशन अपने दर्शकों के लिए भी, कि 40,000 वोट पर विधानसभा। उत्तर प्रदेश में सर 403 विधानसभा सीटें हैं। अगर हम 403 विधानसभा सीटों को 40,000 से गुणा कर दें, तो कुल मिला के आता है 1,61,00,000 वोट। सर अगर 1,61,00,000 वोट उत्तर प्रदेश में कम हो गए होते, तो जरा सोचिए 2022 का जो चुनाव गया है उसमें क्या तबाही मस्ती। और तबाही तो छोड़ दीजिए सर, एक और इंटरेस्टिंग फिगर आपके सामने रखूंगा। 2022 में बीजेपी को कुल मिले 2,03,80,00,000 वोट, समाजवादी पार्टी को मिले 2,95,00,000 वोट। अब सर ये जो 1 करोड़ का अंतर है,
अखिलेश यादव 20,000 पर विधानसभा लगा के 1,61,00,000 पे ले आए। ये वाकई बच्चों की राजनीति है, जो ऐसे कागज लेती है और बैठ बैठ के जोड़ रही है। और उस लिहाज से उन्होंने लंतरानी कर दिया कि साहब अगर चुनाव आयोग ने हमको ना हराया होता तो हमारी तो सरकार आ रही थी। उनको लगा कि ऐसे बोल गए, बोल के निकल गए। अरे बोल के तो आजम खान भी निकलना चाहते थे, चुनाव आयोग ने पकड़ लिया। अब वो चुनाव आयोग ने हलफनामे मांग तो लिए हैं, हलफनामे मांगे समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो वही तो सर 10 नवंबर आखिरी डेट दिया है चुनाव आयोग ने, और 4 नवंबर इन्होंने आखिरी डेट दिया है अखिलेश यादव ने अपने लोगों को कि सबूत दो। अरे सबूत नहीं थे तो ये 20,000, 40,000 का हिसाब कहां से आया? हाँ नहीं बताया तो बहुत बहुत अपरिपक्व बिल्कुल कॉलेजों में होती है तो उसी तरह की राजनीति। तो खासकर उत्तर प्रदेश ऐसे जटिल प्रदेश में सॉरी सर। और खासकर जब सामने योगी आदित्यनाथ ऐसा महाकाय राजनीतिज्ञ हो तो अखिलेश यादव का भविष्य बहुत ठीक नहीं है। सर कुल मिला के अब इस प्रदेश में या इस देश में चाहे 2014 से राष्ट्रीय स्तर पर जो सत्ता परिवर्तन और सांस्कृतिक चेतना आई है, राजनीतिक चेतना आई है, और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना आई है, कुल मिला के क्या आपको लगता है कि अब बकलोलियों की राजनीति या बकलोली की राजनीति अब देश या प्रदेश या किसी समाज में नहीं चल सकती? क्या कहेंगे सर? अंतिम कमेंट चाहूंगा, इस प्लेटफॉर्म का भी है और इसी के साथ हम ये चर्चा को समाप्त भी करेंगे, लेकिन इस पर आपका बिल्कुल अंतिम और बॉटम कमेंट चाहूंगा सर। हाँ बहुत बहुत संक्षेप में कह दे रहा हूं कि जो बकलोली की राजनीति करते थे उनकी ट्रेन छूट गई और वो बिना टिकट प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। अब उनको दूसरा कोई ट्रेन मिलनी नहीं है। देश बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे चला गया, पिछले 8 साल में बहुत आगे चला गया। तो अब उनकी वापसी की कोई संभावना कतई नहीं। अब कुछ नए चेहरे आएंगे तब क्या होगा सर? थोड़ा संक्षेप को और बढ़ाइए, थोड़ा सा अपने संक्षेप को और बढ़ाइए, दर्शक सुनना चाहते हैं सर, मैं खुद आपको सुनना चाहता हूँ जी। नहीं मैं बता तो रहा हूँ कि जैसे अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं, खेल खत्म उनका। मायावती का हश्र आप देख रहे हो। और अब देखिए कभी शक्ति शून्य नहीं होती है, तो विपक्ष उभरेगा तो इन्हीं लोगों में से कोई उभरेगा, लेकिन इनसे कोई उम्मीद आप बिल्कुल ना करिए कि अखिलेश यादव कहीं उभर के आ जाएंगे 2 साल 4 साल 5 साल बाद, या मायावती आ जाएंगी। अब एक लंबा पीरियड है, कम से कम 10 साल कि कोई एक नया नेतृत्व उभरे, वो ठीक से चलाए। तो अभी कम से कम 10 साल तो वॉकओवर है भाजपा को उत्तर प्रदेश में। और अगर यही लोग काबिज रहे, परिवारवाद के दम पे काबिज रहे, मायावती काबिज रहे, तो ये जो है तो वो जो अमित शाह कहते हैं, तो अमित शाह ऐसे ही हवाबाजी नहीं करते हैं कि भाजपा भी 50 साल राज करेगी। तो उसको मैं उनकी राजनीतिक बयानबाजी में नहीं लेता, मैं इस तरह से देखता हूँ कि विपक्ष में कहीं कोई नजर ही नहीं आ रहा, कोई नहीं नजर आ रहा। आप देख लीजिए बिहार में बड़ा आए थे तो 1.5 महीने के अंदर वहां जूते में दाल बटने लगी नीतीश कुमार और तेजस्वी की। बिल्कुल सर। कमोबेश विपक्षी राजनीति की स्थिति यही है। एक वो जालसाज टहल रहा है गुजरात में, उसका हाथ रवि आप देख लीजिएगा गुजरात चुनाव के बाद। तो भाजपा का विकल्प बनने के लिए बहुत बौद्धिक स्तर बहुत बढ़िया होना चाहिए, वैचारिक स्तर बहुत बढ़िया होना चाहिए। वो विपक्ष हो तो बात कुछ समझ में आती है, अन्यथा वाकओवर है। और इन दोनों का तो कोई भविष्य में फिलहाल नहीं देख रहा, मायावती और अखिलेश यादव का। ये अवनीश जी बस सीधे सीधे समझ लीजिए खुलकर कि 1947 से लेके और 1990 के दशक तक, वो जो 77 में जनता पार्टी बनी थी, भानुमती का कुनबा था, सब लोग जुड़ गए थे, 2-2.5 साल चला खत्म हो गया था। तो कांग्रेस से कोई लोग बहुत ऐसा नहीं थे बड़े प्रसन्न थे। आप पूरा अगर डाटा उठाएंगे पहले आम चुनाव से लेके अभी तक, नेहरू के शासनकाल में भी कांग्रेस को 52% वोट ही मिला था। बिल्कुल सर। 48% वोट कांग्रेस के विरोध में था, जबकि विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं थी, छोटी छोटी पार्टियां थी, कोई विपक्ष नाम की चीज ही नहीं थी। एक बड़ी पार्टी के नाम पे केवल एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो भी कुछ राज्यों तक सिमटी थी, वो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। उसके बावजूद
मतलब पहला जो आम चुनाव हुआ उसमें तो नेहरू, पटेल, कृपलानी, बड़े बड़े लोग थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां थी, लेकिन वोट कांग्रेस को 52% मिला था, 52-51। मतलब ऐसा नहीं था कि 100 में 100 वोट उनको मिल गए थे या 100 में 80% मिला था। तो बिल्कुल सर। विपक्ष हमेशा रहता है, लेकिन ऐसा वो जो कोई आदमी जो उनका विश्वास जीत सके, ये मुझको फिलहाल इन लोगों में तो कोई संभावना, जितने भी चेहरे इस समय हैं इनमें किसी में संभावना नहीं नजर आती। बहुत बड़ी बात है सर। और अगर आपकी इस पूरे कंक्लूजन को अगर मैं एक वाक्य में कंक्लूड करना चाहूं, ये मेरी हिमाकत होगी हालांकि, कि किसी समय होगा कि समाज नेता गढ़ता था, आज किसी समय हो सकता है कि नेता समाज का नेतृत्व करता था। आज संभवतः 2014 के बाद जो उत्तरोत्तर भारत में राजनीति चल रही है, उसमें समाज नेता निर्धारित कर रहा है और समाज ने ठान लिया है। और शायद यही वजह है कि समाज यानी वोटर, जनता खुद ही इलेक्शन लड़ रही है सर। 2014 के बाद इस देश ने यह दौर देखा है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे प्रादेशिक स्तर पर हो। उत्तर प्रदेश से हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग बार बार उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे, लेकिन लगातार कई ऐसे स्टेट हैं जहां राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे विधानसभा स्तर पर हो। बिहार की आपने बात की तो आप देख लिए ना, लोकसभा जब बिहार में वोट करता है तो दनादन वही काम करता है, इससे बाहर आएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और चलते चलते प्रारब्ध के अपने सभी दर्शकों को एक बार फिर वही नहीं हो रहा कि आपने अगर अब तक प्रारब्ध को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें लगातार देखिए।